फाइंड द एलिमेंट्स, हमारा जो टारगेट है एलिमेंट ऑफ द सर्किट। ठीक है, हमारा जो मेन मोटिव है कि क्या डिटरमाइन करना है, क्लियर है कि हमको डिटरमाइन करना है कि कह रहा है कि ए सीरीज सर्किट कंसिस्ट टू एलिमेंट। ठीक है, एक सीरीज सर्किट है ठीक, जिसमें दो एलिमेंट हैं। तो पहली बात है हमको एलिमेंट के बारे में तो पता ही नहीं। ठीक है, जब एलिमेंट के बारे में नहीं पता है तो पहले क्या बनाओ, सर्किट बनाओगे। उस सर्किट में दो एलिमेंट कुछ इस टाइप का ऐसे दिखा दिया, हमें नहीं मालूम, पता नहीं कौन से है, बस नाम दे दिया, एक का नाम Z1 एक का नाम Z2। ठीक है, और ये उसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इस दो एलिमेंट के साथ हमने क्या, इन दोनों एलिमेंट को हमने क्या सप्लाई वोल्टेज कितना दे रखा है, इनको सीरीज में कनेक्ट करके सप्लाई वोल्टेज V दे रखा है और करंट I दे रखी है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो हमको डिटरमाइन करना है कि ये एलिमेंट कौन से होंगे। ठीक है, हमें इन एलिमेंट को डिटरमाइन करना है। अब कैसे डिटरमाइन करेंगे इसी फोकस करना चाहते हैं। तो देखो वन बाय वन, पहला प्रोसीजर क्या है, दोनों जो वोल्टेज हैं और दोनों करंट, चाहे वोल्टेज चाहे करंट, दोनों को देखो पहले दोनों किसी एक में होने चाहिए, चाहे साइन में हो चाहे कॉस में हो। अब पहला किस में दिया है, वोल्टेज तो हमको दे रखा है किसमें, 100 साइन ऑफ 2000t प्लस 50 डिग्री। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। अब क्या करो, किसी एक को, चाहे करंट को कॉस में, करंट वाले को साइन में, चाहे वोल्टेज को साइन में कन्वर्ट करो, मतलब दोनों साइन में होना चाहिए या दोनों कॉस में होना चाहिए, पहली बात। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करना, आपको एक चीज़ तो पता है कि कॉस थीटा दिस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा करस्पॉन्डिंग। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा किसके करस्पॉन्डिंग होता है, कॉस थीटा के। अब यही अप्लाई कर देते हैं यहाँ वाले पे, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 साइन, अब इसको साइन में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 20 साइन, जो भी वैल्यू है 90 प्लस इतना, तो ये हो जाएगा 2000t प्लस 90 प्लस 20, तो ये 110 डिग्री करस्पॉन्डिंग हो गया। अब वोल्टेज और करंट तो हमको मिल गई, वोल्टेज भी मिल गया और करंट मिल गई, दोनों अगर दोनों साइन में या दोनों को साइन में, हमने साइन में दोनों को कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं प्लॉटिंग करेंगे तो V कहाँ होगा, जो V होगा, देखो ये 50 डिग्री है ये वोल्टेज, और करंट को लिखना चाहे 110, तो ये कहाँ होगा, लाइक दिस वन 110 डिग्री, यही होगा ना जी 110। ठीक है, ये आई हो गया। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, क्या करोगे, माइनस कर दो, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, ये कितना आ गया 60 डिग्री। अब आपको दिख रहा है किधर चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आगे है, कौन आगे है, हमेशा याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे हमेशा, इधर से, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है, और इधर क्या होता है क्लॉकवाइज, जो घड़ी की सुई की डायरेक्शन में होता है वो क्लॉकवाइज, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो आई जो है V से क्या है 60 डिग्री आगे है, मतलब लीड कर रहा है। तो यहां पे बोलोगे द करंट लीड द वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज बाय हाउ मच एंगल, बाय 108, जो भी है आप क्या करोगे, कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अब आपको पता है कि कहीं पे भी हमने बोला था कि अगर इम्पीडेंस, जो नेट इम्पीडेंस, अगर लीडिंग पावर फैक्टर, अब यहाँ पे क्या लीड कर रही है ना, करंट लीड कब करती है, ओनली जब उसमें कौन सा हो, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों हो, नहीं तो जो सर्किट की डोमिनेंसी होगी वो कैसी होगी, RC सर्किट। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम है बहुत सारी, अगर लैगिंग बोलता है तो RL होगा, और लीडिंग बोलता है, ये क्या लीड कर रही ना, लीड कर रही कौन, करंट लीड कर रही वोल्टेज से, तो क्या होगा यहाँ पे, सर्किट मस्ट कंसिस्ट रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो आप लिख सकते हो एंड द सर्किट मस्ट कंसिस्ट
ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। बहुत क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो Z1 Z2 बना रहे थे, एक R होगा तो दूसरा क्या होगा, C, एक R तो दूसरा C। तो अब ये जो सर्किट बनेगा आप फिर से बना लेना, तो यहाँ पे R दिखाओगे और एक यहाँ पे कैपेसिटर दिखाओगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि इन दोनों एलिमेंट की वैल्यू को भी डिटरमाइन करना, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट क्या है, इन दोनों की वैल्यू को भी डिटरमाइन करना। अब हम उसी पे आते हैं। तो ठीक है कि हमको यहाँ से सप्लाई पावर फैक्टर एंगल कितना मिल गया, 60 डिग्री। नहीं, इसको जल्दी से बनाओ। जब सप्लाई पावर फैक्टर एंगल मिल गया तो अब आप देखो, अब यहां पे जो एलिमेंट है, इस जेड की बात करोगे तो क्या लिखोगे, R माइनस जे एक्सी, ये कहोगे R दिस इक्वल टू जे माइनस R माइनस जे एक्सी। अच्छा, अगर इंपीडेंस एंगल बनाएंगे, ये R ये एक्सी, वैसे ये उल्टा बनता है लेकिन हम लोग इधर बना रहे हैं सिंप्लिसिटी के, और ये फाई है और ये मॉड जेड है, नहीं ये क्या होगा, मॉड जेड। अब बताओ, हमको cos 60 पता है, मॉड जेड पता चल जाएगा कैसे, यहां से देख लो, ये देखो Vm बाई Im कर दो, Vm बाई Im कर दो, इससे भी पता चल जाएगा Vm बाई Im। या दूसरा तरीका, इसको फेजर में लिखना चाहो तो V दिस इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 100 बाई रूट 2 एट द एंगल 50 डिग्री। I की वैल्यू को लिखना चाहते हैं तो ये 20 बाई रूट 2 एट द एंगल 110 डिग्री। Z क्या होता है, V बाई आई, ठीक है, V बाई आई करस्पॉन्डिंग। वैल्यू पुट करोगे तो 100 डिवाइड बाई रूट 2, रूट टू कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 50 और नीचे आएगा 110। ये हो गया ऊपर 5 एट द एंगल 60 माइनस 60 डिग्री, ठीक है, माइनस 60 डिग्री। तो फाइनली जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 कॉस माइनस 60 डिग्री माइनस जे साइन 60 डिग्री, 5 साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं इनकी वैल्यू क्या होती है। आर की वैल्यू तो ऐसे दिख रही है, तो ये हो जाएगा 5 एट द एंगल माइनस 60। जब इनको कन्वर्ट करेंगे तो ये मिल रहा है 2.5, ये मिलेगा माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, माइनस जे, और ये आ रहा है माइनस 4.33। तो ये तो हो गया आर। तो पहला एलिमेंट तो मिल गया कि आर की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, 2.5 ओम। और सी हमको निकालना है और हमको एक्सी मिल गया, हमको एक्सी तो मिल गया। एक्सी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, 4.33। और एक्सी को पता है कि 1 बाई ओमेगा सी होता है, तो सी दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे करोगे तो 1 अपॉन एक्सी इंटू ओमेगा। एक्सी कितना है, 4.33, ओमेगा कितना है, 2000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4.33 लाइक दिस वन, फिर डिवाइड बाई 2000, तो ये मिल रहा है, दैट इज सी की वैल्यू आ रही है, दैट इज 11.547 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 फैराडे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि जो भी है ये हमको मिल गया, ठीक है, कि हमने कर दिया ये। अगर आप इसको और ले जाना चाहें तो 4 ये हो जाएगा इतना, तो 5 तक ही जाएगा, 1.3 आर। एक्सी की वैल्यू 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। चलिए आ गया ये आंसर, 1 अपॉन 4.33 और ये 2000। वन डिवाइडेड बाई 4.33, ये लाइक दिस वन डिवाइड बाई
2000, तो ये मिल रहा है 1 पॉइंट, यहाँ पे 1 पॉइंट है, सॉरी 1.54, ठीक है, अब सही है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 115.47 इंटू 10⁻⁻6, तो इसको लिख सकते हो माइक्रोफैराडे, ठीक है, क्योंकि आंसर कभी माइक्रोफैराडे में दिया जाएगा तो कैसे करेंगे, हाउ कैन डू इट, तो समझ में आ गया। प्रोसीजर बहुत क्लियर है, बोला है सीरीज बहुत, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, स्पेशली कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी और आपके कोर्सेज में भी, ठीक है, बहुत इजी है। हाउ कैन डिटरमाइन, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं, लीडिंग लैगिंग का पकड़ के रखना। सबसे पहले हमारा टारगेट होगा जो भी वोल्टेज और करंट दिया है उन दोनों को एक में कन्वर्ट करो, तो हमने कन्वर्ट कर दिया, चाहे साइन में कन्वर्ट करो चाहे कॉस में। इसके बाद ड्रॉ फेजर डायग्राम, उसके बाद देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस डायरेक्शन सबसे आगे कौन है, अगर करंट आगे है तो लीड कर रही होगी, तो इसका मतलब एलिमेंट कैसा होगा, आरसी सर्किट का होगा, तो आरसी सर्किट, चूँकि सीरीज बोला था सीरीज आरसी सर्किट हो गया। अब बस फिर इसके बाद कुछ नहीं है, बस हमको फोकस करना है जेड किस तरह मिल जाए। जेड निकालने के लिए इन दोनों को, वी को भी फेजर में, आई को भी फेजर में लिख के क्या करो, डिवीजन कर दो, तो आपको जेड मिल जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो आर होगा, और ये वाला जो पोर्शन होगा कंपेयर कर लो आर, और ये होगा एक्सी, जे एक्सी, जेड एक्सी, एक्स एक्सी, ठीक है, एक्सी करस्पॉन्डिंग। अब आर तो मिल गया, अब सी निकालना है, सी के लिए क्या ले, ओमेगा एक्सी दिस इक्वल 1/ω_c, इससे आपने ओमेगा कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत सिंपल है, निकाल लो इसको, बना लो इसको जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग सीरीज सर्किट कंसिस्ट 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट हैं, हमको वी और आई करस्पॉन्डिंग, हमको वी और आई दिया है और वो दोनों ही सीरीज में हैं, ठीक है, दोनों एलिमेंट कैसे हैं, सीरीज में हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, हमें नहीं पता दोनों एलिमेंट कैसे हैं, पता नहीं, उनका कॉम्बिनेशन जेड मान लो, और यहाँ पे क्या कर दो, ये वी है सप्लाई वोल्टेज और करंट आई है। अब देखिए वी बाई, अब इसको करना है तो अब 2 चीज़ें आती हैं यहाँ पे, इसको लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक कहेगा सर आई और वी दोनों तो सेम में दिया हुआ है, तो आई को अगर प्लॉट करना चाहेंगे तो आई किधर होगा, -10, आई की वैल्यू तो ये हो गई, नहीं आई की वैल्यू ये हो गई, और 100 हमको देखना है ना, -100, तो -100 तो ये हो गया, और v की वैल्यू क्या होगी, -200, तो ये हो गया 100, -100, ठीक है। -200 किधर होगा, इधर कहीं होगा, -200 180, ये हो जाएगा -200, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ये v हो गया और ये i हो गया, ठीक है। अब अगर इनको उल्टा देखा जाए तो 360 में से 200 को माइनस कर दो तो 160 हो गया, और ये हो गया 260, ठीक है। अब इसको देखने पे ऐसा लग रहा है कि आई तो वी से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तुरंत दिमाग में आ गया कि सर ये जो है ये कंसेप्ट तो बड़ा इजी है, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लग रहा है, नहीं कि आई तो लीड कर रहा है वी से बाय हाउ मच एंगल, इसमें से इसको माइनस कर दो क्या मिलेगा, 100 डिग्री। अब जैसे ही देखो हमने लीडिंग और लैगिंग का कंसेप्ट ये बताया था कि 0 से 90 के बीच में देखना है, जब भी देखो 0 से 90 के बीच में, हमने जो भी ये थीटा बताया था ना, इस रिस्ट्रिक्शन था उसके लिए कि मॉड जेड जो होगा, मॉड जेड का एंगल जो होगा, ठीक है, उसकी खास बात होगी कि वो लेस देन, ऐसे ये एंगल जो होगा -90 से +90 के बीच में होगा, ठीक है। अगर इसके बीच में है थीटा 0 से 90 के बीच में है, या 90 के बराबर है, तब तो क्लियर है कि वो प्योर इंडक्टिव सर्किट हो गया। लेकिन अगर 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे कि आरएल सर्किट, और -90 से
जीरो के बीच में है तो आपको बोलेंगे कि कौन सा सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट, यही बोले थे। अब यहाँ पे तो ज़्यादा आ रहा है नहीं, तो इसके लिए थोड़ा सा और एनालिसिस करनी पड़ेगी हमें। क्या एनालिसिस है कि V बाई आई करो पहले, ठीक है। तो 220 डिवाइड बाई से √2 डिवाइड बाई 4 बाई √2 एट द एंगल, इनको हमने क्या कर दिया ये है -200 इसको लिखो और डिवाइड बाई इसको ऐसे लिखो, तो V बाई आई आपको मिल जाएगा। हमने क्या किया, फेजर में लिख दिया, तो ये वैल्यू आएगी 55 एट द एंगल -100 डिग्री। नहीं, अब जो रेंज हमने कंसेप्ट बताया उसके करस्पॉन्डिंग तो ऐसा नहीं दिख रहा है कुछ, तो ये नहीं कि सिर्फ फेजर डायग्राम से ही एनालिसिस कर लेंगे, इसको थोड़ा सा और तोड़े मोड़ेंगे। तो 555 cos -100 प्लस j 55 sin -100, तो ये वैल्यू आ रही है -9.55 और ये आ रही है -j 54.164। अब देखो अगर इसमें से माइनस कॉमन ले तो 9.55 और ये प्लस j 54.164, ये जेड हो गया। अब देखो ये निगेटिव आ रहा था और इन सब में हमने आर क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था। तो अब जो वैल्यू, अब देखो अब सर्किट को देखो, तो ये सर्किट कैसा लग रहा है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ निगेटिव साइन को, ठीक है। हमने जो कंसेप्ट डेवलप किया था जिसमें आर पॉजिटिव है, नहीं यहाँ पे आर भी निगेटिव आ रहा है। अगर और पॉजिटिव होता तब तो इधर से देखते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो अब अगर माइनस कॉमन ले लो तो आपको ये जो दिख रहा है ये अब ये आर हो गया, ठीक है। तो आर की वैल्यू 9.55 और ये एक्सएल हो जाएगा, एक्सएल की वैल्यू 54.164। हमेशा याद रखना जब भी 100 से 90 से ऊपर चीज़ें आए तो पहले यहाँ से एनालिसिस करो, कहीं आर निगेटिव तो नहीं आ रहा है। अगर आर निगेटिव आ रहा है तो अब जैसे यहाँ पे आर निगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तब उस समय ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सएल की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 54.164 डिवाइडेड बाई ओमेगा, ओमेगा कितना है 314। अब 314 है, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 54.164 डिवाइडेड बाई 314, तो ये मिलेगा 0.0172 हेनरी एल की वैल्यू, और आर की वैल्यू ये हो गई। ये दोनों निकालना था। पॉइंट टू बी नोटेड, समझ में आया इस क्वेश्चन कराने का पर्पस क्या था, बहुत ही क्लियर है। इस क्वेश्चन कराने का पर्पस बहुत ही क्लियर था, ठीक है, कि अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा आ रही है उस केस में क्या होगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा। तो उस केस में क्या होगा कि आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ से नहीं पता चलेगा ये, ठीक है। ये जो था ये कंसेप्ट किसके लिए डेवलप था, किया गया था जब आर और जेड, आर पॉजिटिव हो और, ठीक है, और वहाँ पे चाहे माइनस एक्सिस हो चाहे एक्सिस, चाहे कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर हो, उसके लिए डेवलप किया गया था। आर निगेटिव हो तब वहाँ पे ये फेल हो जाएगा, तब आपको कॉमन सेंस से निकालना पड़ेगा इसको।